भारतीय तहरीक अवेयरनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद हुसैन, गाफिल अंसारी साहब। आज हम डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करेंगे कि समाज किस तरीके से जागरूक हो, बेदार हो और एजुकेशन की तरफ बढ़े। और अक्सर लोग सवाल कर देते हैं कि हम गरीब हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी तालीम का आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ? सुभान अल्लाह। तालीम का आगाज़ 27 जनवरी सन 1948 को मेरा दाखिला हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी। मोहल्ले में स्कूल था। वालिदा जाके हमारा दाखिला कराई। 27 जनवरी सन 42 हमारी तारीख पैदाइश नोट कर दी गई, क्योंकि गांव में आमतौर से तारीख पैदाइश याद रखने का रवाज नहीं होता। 6 साल घटाकर 48 को हमारा दाखिला हुआ प्राइमरी स्कूल में, जिसमें उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल था। वो उस इलाके में ये पहला उर्दू मीडियम स्कूल था हमारी तरफ, जिसमें हमारा दाखिला हुआ और 5वीं तक की तालीम वहाँ दी जाती थी। सन 48 में दाखिल हुए और सन 53 में वहाँ से 5वां पास करके फारिग हुए। तब तक हमारे गांव के एक पंडित जी ने अपने छप्पर में प्राइमरी 6ठा दर्जा खोल के एक पंडित सियाराम जी मिश्रा को बुला रखा था। लिहाजा हम इधर से फारिग हुए तो छप्पर में गया प्रसाद दीक्षित के छप्पर में सियाराम जी से हमने 6ठे 7वें की तालीम हासिल की। इसी दरमियान में सरकारी कोठार था, उसमें वज़ीर अहमद खां साहब हेड मास्टर बनकर आ गए और 8वां हमने कोठार उस प्लेस का नाम है जिसमें रियासत का ज़िलेदार रहता था, जो अब किसी का मकान है। तो उसमें 8वें में हमारा दाखिला हुआ और 8वें में 1956 में हम वहाँ से ज़िले में 7वां मुकाम हासिल करके पास हुए। ये फैज़ हमारे मौलवी साहब का था, जो तालीम पर बहुत तवज्जो देते थे। सर, सबसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको इस एजुकेशन के दौरान कोई कठिनाई हुई, पैसे की किल्लत हुई? हाँ, रुपया पैसे की कमी हो, गरीबी हो, तो आपने इन हालातों में कैसे संघर्ष किया, किस तरीके से मुकाबला किया इन हालातों का? हमारा बिल्कुल लोग कह देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे। हाँ, इस गुर्बत ने तो हमारा पीछा इंटर तक नहीं छोड़ा। तालीमी गुर्बत ने हमारा पीछा तो इंटर तक नहीं छोड़ा, लेकिन हमारे बाप ने हौसला नहीं हारा। हमको बराबर अगले दर्जों में भेजते रहे और हम तालीम हासिल करते रहे। जब हम 8वें तक रहे तब तक तो गांव में रहे। 9वें 10वें हमने गोला से किया। गोला में हमें पुअर फंड मिला, फिर हमें वजीफ़ा मिला। ज़िले का में हमने 7वां दर्जा हासिल किया था जूनियर हाई स्कूल के इम्तहान में, तो हमको स्पेशल मेरिट स्कॉलरशिप मिली और प्रिंसिपल साहब ने हमें किताबें फराहम की। पुअर फंड हर महीने देते थे और फीस हमसे नहीं लेते थे। इस तरह से गुर्बत ने हमारा पीछा इंटर तक नहीं छोड़ा। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पर बच्चों की मदद करती है, गवर्नमेंट भी करती है और गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टाफ करता है। जो टीचिंग स्टाफ होता है वो ज़्यादा मददगार साबित होता है। गवर्नमेंट एड भी तो उसी के थ्रू मिलती है। तो हम इस समय गवर्नमेंट की से ज़्यादा उस टीचर स्टाफ का अपने आभार प्रकट करते हैं, अपने प्रिंसिपल साहब का, बालून जी वर्मा, जो बाद में उप राज्य मंत्री रहे केंद्र में, उनका वो प्रिंसिपल थे हमारे। और गरीब बच्चों का तो बतौर ख़ास लिहाज रखते थे। और गरीबी का आलम ये था कि जब हम इंटर करके गए तो हमारे घर से बुलाकर हमको टीचर बना दिया था। और गुर्बत ने तो हमारा पीछा वहाँ तक भी नहीं छोड़ा था। तो इस तरह गरीबी, लेकिन गरीबी को हम एक वजह नहीं मानते हैं कि वो साहब किसी की तालीम में हारिज हो। ऐसा नहीं है। अगर पढ़ने वाले में दम है तो गुर्बत अपने आप रफा हो जाती है। उसके लिए अहबाब पैदा हो जाते हैं, लोग पैदा हो जाते हैं, मददगार पैदा हो जाते हैं, और ये सब मिजानी बिला गायब से भी हो जाता है। हमारे तो उस्ताद असातिज़ा जो थे वही हमारे मुआविन हो गए थे। हमें कभी जब हमको वजीफ़ा मिला है 9th में 96 रुपया, तो हम प्रिंसिपल ने कहा कि इसको डाकखाने में जमा कर दीजिए। हमारा जी चाहा कि हम अपने बाप के हाथों पर रखें। हमारे बाप 32 रुपया 8 आने की नौकरी कर रहे थे।
और 96 रुपया उनकी 3 महीने की तनख्वाह के बराबर था। हमने प्रिंसिपल साहब से कहा, बालगंज जी से, कि हमारी ख्वाहिश है कि इतनी कसी रकम अपने बाप के हाथों पर रखें। बालगंज जी ने कहा, हम इजाज़त देते हैं। अक्सर बाप उसमें से रोक लेते हैं, हमारी ख्वाहिश थी कि डाकखाने जमा हो जाते, आगे के दिन काम आते। लेकिन जब अब्बा को हमने 96 रुपये दिए और मालवी जी का पैगाम सुनाया, तो उन्होंने 4 रुपये अपनी तनख्वाह से मिलाकर 100 रुपये करके और कहा, जाइए अपने प्रिंसिपल से कहिए कि 100 रुपया का खाता खुलवा दें। और 100 रुपये से पोस्ट ऑफिस गोला में हमारा खाता खुल गया, जो इंटर की फीस में तक मुआविन बना रहा। तो हमने ये देखा है कि असातिज़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं बच्चे पर, वालिदैन से भी ज़्यादा मुशफ़िक़ होते हैं। सर, आज तो जो हम माहौल देख रहे हैं कि ये हाल है टीचर्स का, कि सुना है कि प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स जो हैं अपने कामों में मुब्तला रहते हैं, बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वालिदैन ध्यान नहीं देते हैं या प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं? इसमें दोनों बातें हैं। वालिदैन का इसमें कोई रोल नहीं है। वालिदैन तो बच्चे को स्कूल भेजते हैं, लेकिन जो टीचिंग स्टाफ है उसमें कुछ टीचर्स ऐसे ज़रूर हैं, हम उसका इनकार नहीं करेंगे, कि जो खसकाट होते हैं और वो पैर मेज़ पर रखे सोया करते हैं। मैंने ऐसे टीचर्स भी स्कूलों में देखे हैं। वैसे अब बड़ी हद तक ये बात नहीं है या कम है। मेरा एक बेटा भी टीचर है, जूनियर स्कूल का टीचर है, वैसा कभी नहीं करता है। बड़े साख चौबन टीचर हैं, वैशाख साहब, साजिद साहब को हमने देखा कि वो बड़े पंक्चुअल हैं अपने जाने में, कभी 1 मिनट देरी से स्कूल नहीं पहुंचते हैं। अच्छा सर, आवाम को आप क्या तरगीब देना चाहेंगे जो गरीब हैं और उनके पास पैसे की किल्लत, वो किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाएं? गुरबत को हमेशा सरकारी एड का फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो अस्पताल में दवा लेने से मुतालिक हो और चाहे एजुकेशन में सरकारी स्कूलों में दाखिले से मुतालिक हो। ये सोच लेना कि अच्छी बिल्डिंग में अच्छी तालीम होती है, ये गलत है। बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, बड़े लोगों के स्कूलों में एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं अच्छा होता, बिल्डिंग का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। और प्राइमरी स्कूल सपाट होते हैं, अब भी कमज़ोर इमारतों में होते हैं, लेकिन उनमें तालीम में कोई नुक्स नहीं होता। हम गवर्नमेंट की स्कीम को, गवर्नमेंट की तालीम को हम तरजीह देते हैं बनिस्बत उन प्राइवेट स्कूलों की तालीम के, जो लग्जरियस तो ज़रूर हैं लेकिन स्टैंडर्ड वो नहीं है। हमने प्राइमरी तो सभी कर लेते टॉप, हमने जूनियर स्कूल में ज़िले में 7वीं पोजीशन पाई, हाई स्कूल में कॉलेज में टॉपर रहे, इंटरमीडिएट कॉलेज में टॉपर रहे, कानपुर यूनिवर्सिटी में गए तो 3rd पोजीशन हमारी एमए में थी। जब जामिया उर्दू का हमने इम्तहान दिया तो 2nd पोजीशन जामिया उर्दू के इम्तहानों में थी। तो ये मेरिटोरियस थे हम, तो इससे हमें वजीफ़ा भी मिलता रहा और हमारे सामने मुश्किलात कम रहीं बनिस्बत दूसरे लोगों के। सर, पीएचडी आपने किस सन में किया सर? आप तो नौकरी में भी रहे सर। अरे नौकरी से बिना, नौकरी से पहले तो हमने अपने एक ऑफिसर थे डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, उनसे हमने परमिशन ली अपने पढ़ाई के लिए। वो हरदोई के डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफिसर थे। हमने अपनी जब अर्जदाश्त उनके सामने पेश की तो वो खुद भी MSc PhD थे, उन्हें इसकी कदर मालूम थी और उन्होंने हमारे हाई एजुकेशन हासिल करने तक की इजाज़त मरहमत फरमाई। लिहाजा हमें दूसरी बार इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जहाँ तक छुट्टी की बात है, हमने स्टडी लीव ले लिया और चले गए पढ़ने के लिए। जहाँ तक हो गई, उसके बाद तनख्वाह बंद हो जाती हो तो उसमें जब छुट्टी ले ली जाती है, उसके बाद हम आ गए, जब लौट आए अपनी फिर नौकरी में चले आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। सर, आप ये बताना चाहेंगे पीएचडी के लिए आपने प्रेमचंद को ही क्यों चुना? हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी, आप ये सवाल तो आपका बहुत माकूल है। प्रेमचंद को चुनने की 2 वजहें थी। एक तो हम उनसे मुतासिर थे, प्राइमरी स्कूल से लेकर और इंटरमीडिएट तक उनकी कहानियाँ पढ़े हुए थे। एक तो हमको लेखकों में उनसे अच्छा कोई लेखक नहीं मिला। दूसरी बात हमें देखा कि ये बात सर आप किस आधार पर कह सकते हैं? और भी तो लेखक हैं, बहुत सारे लेखक भारत के। अरे बहुत सारे लेखक हैं, हमने भी बहुत सारे लेखक पढ़े हैं, लेकिन प्रेमचंद ने जिस लोकल डायलेक्ट में पूर्वी यूपी की ज़बान में अपनी कहानियों और नावलों को सृजित किया है, बनाया है, लिखा है, वो ज़बान अवामी ज़बान है। उसी ज़बान को गांधी जी के अल्फाज में हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं। हिंदुस्तानी ज़बान में लिखने वाले दूसरे लेखक नहीं हैं, आज भी नहीं हैं।
सर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि प्रेमचंद को उर्दू नहीं आती थी सर, इसके बारे में क्या? प्रेमचंद तो उर्दू और फारसी लेकर बीए किए हुए थे। जो लोग ये सवाल उठाते हैं वो नादान हैं, उनको यही पता नहीं कि प्रेमचंद के ज़माने में हिंदी ही नहीं थी, जी उर्दू ही थी। उर्दू, फारसी और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट में प्रेमचंद बीए है। जी। तो प्रेमचंद तो उर्दू में ही लिखते थे, ज़माना में छपते थे, ज़माना कानपुर में। अच्छा सर, प्रेमचंद की ने जो लिखी है, और जो आपने एक सवाल, रुक जाइए, आपके सवाल का एक जरूर रह गया कि हमने प्रेमचंद को ही क्यों चुना। जी उसकी वजह एक ये भी थी कि हमने उर्दू और हिंदी दोनों में एमए किया हुआ था, और जी। प्रेमचंद एक ही थे और दोनों जगह पाए जाते थे। तो हमारे जहन में उस ज़माने में था कि अगर लेक्चरशिप की कहीं बात आ जाए तो हम उर्दू में भी खप जाएं और हिंदी में भी खप जाएं। ये खुसूसियात थी ये खुसूसियात थी प्रेमचंद को चुनने की। दूसरे एक उनकी ज़बान जो थी वो हमें मुतासिर कर रही थी। उनसे ज़्यादा हिंदुस्तानी ज़बान में किसी ने कोई लेखन ही नहीं किया इंडिया में। तो हमें दोहरा लाभ लेना था उर्दू हिंदी का, इसलिए प्रेमचंद जी को सेलेक्ट किया। वो आसान थे इसलिए प्रेमचंद जी को सेलेक्ट किया। वो यथार्थ पर लिखते थे, वो यानी तखय्युलियात पर महल तामीर नहीं करते थे। जो उन पर प्रेमचंद ने भारत के नागरिकों को क्या संदेश दिया? प्रेमचंद ने भारत के नागरिकों को सादगी का संदेश दिया। जैसे वो खुद सादा लोग थे, उसी सादगी में ईमानदारी का संदेश दिया। उन्होंने बेईमानी को कभी बढ़ावा नहीं दिया। प्रेमचंद की नावलों की क्या खुसूसियात थी? प्रेमचंद के नावल तो उन्होंने क्या उसमें लिखा है भारत देश के लिए? भाई उनके तो सामाजिक नावल ही हैं सब। उन्होंने जो 15 नावल लिखे हैं, प्रेमचंद जी ने अपनी ज़िंदगी में 15 नावल लिखे हैं, जिनमें 3 नावलों पर हमारी PhD है। कौन कौन से सर? बाजार हुस्न, गोशे आफिद और गोदान। जी। इन 3 नावलों में हमने उसका उसलूबियाती मुताला किया है। बाजार हुस्न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाजार हुस्न के बारे में तो आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। बाजार हुस्न का मामला ये है कि उसकी जो कैरेक्टर है जी। वो घरेलू औरत है जो कोठे पर पहुंच जाती है हालात से मजबूर होकर। लेकिन प्रेमचंद उसे कोठे पर भी कोठे वाली नहीं बनने देते। इसके बावजूद जब वो कोठे से उतर आती है तो हिंदू समाज उसे एक्सेप्ट एज ए शौहर बीवी के एक्सेप्ट नहीं कराता। उसके लिए सेवा सदन नाम की संस्था खोल दी जाती खाने कमाने के लिए, लेकिन उसको उसके शौहर के हवाले नहीं कर पाया समाज। ये हमसे डॉक्टर वीर भारत तलवार ने सवाल किया था MPhil में कि दिल्ली से कोठे की दूरी कितनी है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था, आज याद आ गए वीर भारत जी, कि हमने कहा था कि दिल्ली से कोठे की इतनी दूरी है कि उसमें समाज पूरा मिलकर उसके हवाले, उसके शौहर के हवाले बीवी को नहीं कर सका। पाकदामन बीवी को, पाकदामन बीवी के लिए सेवा सदन नाम की संस्था तो खोल दी, तो खाना कमाना ही जीवन नहीं है। तो और अगर मीटरों में नापना हो तो आप जाके नाप आइए कोठे से उसकी दूरी कितनी है। हमने तो सामाजिक दूरी बताई है कि समाज कबूल तो कर लिया उसने कि पाकदामन है, लेकिन समाज अपने उसके शौहर के हवाले नहीं कर सका। इतनी दूरी है। सर गोदान की क्या खासियत थी सर? गोदान की खासियत ये थी, एक बछिया दान की जाती है मरने पर, तो वहाँ पर यह दिखाया गया है कि इतनी हिंदू समाज इतनी परंपराओं में जकड़ा हुआ है कि वो मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देता। और आखिर जो गरीब आदमी हो रही है उससे बछिया दान कराने की बात आती है। गोदान की खुसूसियत तो ये, वो भी एक किसान की, बहुत छोटे किसान की कहानी है, मजदूर की कहानी है। प्रेमचंद जी ने यथार्थ को पेंट किया। खास बात तो ये है, यथार्थ माने सच्चाई। जो लोग उनका जो लिटरेचर है वो उसमें कहीं बनावट नहीं है। बोली उनकी पूर्वी यूपी की है, वही गोरखपुर के थे, लमही के, तो वही उसी अपने इलाके की बोली में उन्होंने अपना नावल पेंट किया है। वो हमारे लिए वरदान इसलिए साबित हुआ, हम भी गाँव के थे, हमें गाँव की बोली समझने में दिक्कत नहीं आई। और दूसरी ये बात है कि नौकरी के ज़माने में हमें तुलसीपुर में 1.5 साल रहना पड़ा, तो हम पूर्वी यूपी की बोली से भी बखूबी वाकिफ़ हो गए। अच्छा सर, एक बहुत ही सवाल आ रहा है जहन के अंदर कि इस वक्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को खाना दिया जाता है, दूध दिया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि माँ बाप को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बच्चों को खाना तो मिल रहा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए बच्चे भविष्य में क्या बन सकते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बच्चों के बनने और ना बनने की जो बात है, अगर वो मेहनत करके तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो अपनी तालीम को जारी रखेंगे और प्रोफेशनल तालीम हासिल करेंगे
जैसा हमने सर अपने वो तो कटोरा लेकर के खाने के लिए लाइन लगा लेते हैं। अरे भाई मेरे ख्याल में तो प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ खाना खिलाया जा रहा है, माँ बाप को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वो ठीक इस आप एतबार से उनका भविष्य बिगड़ता नजर आ रहा है, वो भी बेरोजगार होंगे और माँ बाप तो बेरोजगार नहीं, हैं। खाना तो सरकार इसलिए दे रही है ताकि माँ बाप को उन बच्चों की खाने की से भी फुर्सत मिल जाए। ये सरकार तो और अच्छा कर रही है नहीं, हमारे। माँ बाप को रोजगार दे देना। अरे भाई खाना बच्चे घर पर खाएं ना, स्कूल में क्यों खाना खिलाया जा रहा है? सुन लीजिए आप, बच्चों को हाथ में कटोरा पकड़ाया जा रहा है। अरे तो कटोरा पकड़ाया जा रहा है, वहीं रखवा तो लिया जाता, घर तो भीख थोड़े मंगवाई जा रही इधर उधर। हमने तो देखा कि दूसरे इस्लामी स्कूलों में तो टिफिन लेके लड़के दूसरों के घरों से खाना ले के आते हैं। यहाँ तो खाना स्कूल के बर्तनों में दिया जाता, खाना स्कूल में बर्तन रखा लिया। मदरसे क्यों मुद्दा बना रहे अरे इसलिए आपने जो इस तरह की बात छेड़ दी। यहाँ पर मैंने मदरसे की बात नहीं की। आपने नहीं मदरसे की बात की, लेकिन आपने इस बात को पिंच कर दिया मुझे। मेरा कहने मतलब ये है कि बच्चों का भविष्य क्यों कैसे बन सकता है जब वो कटोरा लेकर के लाइन लगाएंगे। लाइन नहीं लगाते हैं भाई, जब खाना तैयार होता है तब मिलता। मतलब मेरे हिसाब से स्कूल में खाना नहीं देना चाहिए बच्चों को। आपके हिसाब से ठीक है, तो ये आप मशवरा अपना सरकार को भेज। उनका ध्यान खाने में लगा रहेगा। आप बिल्कुल ठीक आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम मानते हैं इसे, इसके बारे में आप बताइए। इसे हम तस्लीम करते हैं कि जब बच्चा अंदर जाता है स्कूल में सवेरे तो ये सोच लेता है कि हमारा तो खाने के बाद हमें भाग जाना है। ये भी तो है, बस यही तो है सर। ये तो प्रैक्टिकल पढ़ाई का मकसद जो है वो खत्म हो गया। लेकिन हम ये कैसे कहते हैं कि सरकार की ये स्कीम लाभकारी नहीं है, इसका दुरुपयोग है। हाँ, दुरुपयोग है। हो सकता है बच्चों को पौष्टिक आहार दिया भी नहीं जाता, धांधली भी होती होगी सर। हम तो चूँकि कभी किसी स्कूल का हमने निरीक्षण नहीं किया जो हम इसकी तस्दीक करें, लेकिन जो खाना दिया जाता है अगर वो पौष्टिक है तो अच्छी चीज़ है, उसकी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन इसकी वजह से बच्चा खाने की तरफ ताकता है, पढ़ने की तरफ नहीं। हाँ, तो उसका मकसद हट जाता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन हम ये सरकारी स्कीमों की अफादियत को तो ना नकार सकते हैं और ना मना कर सकते इससे हैं। अच्छा बच्चों की फीस कम कर देना चाहिए, फीस ही नहीं लेना चाहिए स्कूल। शायद मेरा ख्याल तो फीस नहीं है, फीस नहीं है मेरे ख्याल से और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे कि ड्रेस अच्छे कपड़े का होना चाहिए, ड्रेस मिलते हैं, भर्ती ड्रेस नहीं होना चाहिए। ये जो ड्रेस के कपड़ों के मेयार की बात है वो है टीचर की बात है। बच्चों के खाने की जगह पर उनकी डबल पढ़ाई का इंतजाम कोचिंग का इंतजाम कर देना चाहिए स्कूल में ही। ये तो संभव नहीं है कि कोचिंग के लिए अलग टीचर उसी स्कूल या में। उनको स्कॉलरशिप के साथ कोचिंग की फीस जोड़ के दे देना चाहिए। वो ये तो कर सकते हैं कि उसमें स्कॉलरशिप दिया ही जाता है उनको, उसमें अपनी वो घर में जाके ट्यूटर लगा लें, ये तो ठीक बात है। अच्छा सर, एक बात बताइए, बेसिक शिक्षा अधिकारी को हर महीने स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे कि वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, हर education महीने कैसी हो नहीं, रही है? उनका तो काम ही निरीक्षण का, उन्हें तो हर दिन करना चाहिए। किसी सर, निरीक्षण करते दिखते नहीं। उनको, वो तो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है, उसकी तो ड्यूटी ही निरीक्षण करना, उसे तो किसी न किसी स्कूल में हर रोज होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों में अगर वो शिक्षा का स्तर बड़ा बेकार है। तो शिक्षा का स्तर उठाने के लिए तो हेडमास्टर जिम्मेदार है और इंस्पेक्टिंग स्टाफ जिम्मेदार है, जिनको इसका मुखिया बनाया गया। जो बच्चों के वालिदैन उनको भी दबिश डालनी चाहिए। अरे वालिदैन बेचारे अपनी मजदूरी करने जाएंगे कि स्कूलों की मुआयना करने जाएंगे? सर, मेरा एक सवाल ये है कि सारे ही बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूल में ही ना पढ़ें? अगर सरकारी मजबूर हो जाएगी सरकारी स्कूलों का उपलब्ध कराने के ठीक करें आप, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अगर अच्छा आने लगे तो कोई वजह नहीं है कि लोग प्राइवेट स्कूलों को तरजीह दें और प्राइवेट में ना आए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है अगर अमीर और गरीब दोनों बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे तो अमीरों के पास इतना तजुर्बा, इतनी समझ होती है कि वो मुतालबा कर सकते बच्चे एजुकेशन में पीछे क्यों, इससे गरीबों का भी भला हो जाएगा। लेकिन जो गरीब बच्चे, जो अमीरों के बच्चे हैं, वो टाट पट्टी और स्टूल पर बैठना पसंद नहीं करेंगे। मुश्किल तो ये है, उनके पास पैसा है, उनके पास बिल्डिंगों में भेजते हैं अपने स्कूलों को, अपने बच्चों को स्कूलों में। ये तो समाज को सोचना चाहिए कि प्राइमरी सरकारी स्कूल भर जाएं, अगर फिर कमी रहती तो प्राइवेट स्कूल देखे जाएं। यही होना चाहिए, ये होना चाहिए। इससे गरीबों की भी हालत में सुधार आएगा, अमीरों की वजह। लेकिन सुधार की वजह सिर्फ वो यही नहीं है। हम अपनी बात जानते हैं कि हमने तो टाट पट्टी पर पढ़ा है, हमारे औलादों ने भी टाट पट्टी पर पढ़ा है और सबको रोजगार पर तालीम दिलाई और सब रोजगार से लग गए। हमारा प्रैक्टिकल तो ये है। सर, आपकी एजुकेशन का आखिर कब हुआ सर? 31 दिसंबर 1984 को। यस। 27 जनवरी 48 को शुरू हुआ और 31 दिसंबर 1984 को हमने PhD की थीसिस सबमिट की। सर, दिल्ली में आप कितने दिन रहे? 4.5 साल।
PhD करने के? MPhil PhD 2 कोर्सेज थे। 2 कोर्सेज। साढ़े सर आप JNU के बारे में कुछ बताना चाहिए? JNU से आपने किया है। अरे तो JNU के बारे में क्या माहौल था वहाँ उस वक्त के, किस तरीके के टीचर्स थे, उसके बारे में सर? भाई मेरे असातिज़ा, मेरे हॉस्टल के अलावा मेरे क्लासेस, मेरे लिए बस का इंतज़ाम, मेरे लिए PHC का इंतज़ाम और एनी स्टूडेंट की सहूलत के लिए हर इंतज़ाम JNU के पास था। और 1/3 यानी कि 1/3 कीमत दी जाती थी जो हम मेस में खाना खाते थे। बाकी सब्सिडाइज था, सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती होगी, पहले वो यूनिवर्सिटी कमीशन देता होगा। पहले लड़कों पर कम से कम बोझ होता था, लड़कों को सहूलत ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती थी। स्टूडेंट की जेब पर कम से कम बोझ और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया थीं। हम पूर्वांचल में रहते थे कमरा नंबर 9 में, और हमने देखा कि वो 271 लोग हमारे साथ रहते थे। सारा रिक्रिएशन का भी, खेल कूद का भी, खाने का बेहतर निज़ाम, चाय और दूध का भी बेहतर निज़ाम, अंडे का रोज़ाना निज़ाम, और उसके बाद दोनों टाइम का खाना, यानी इस कदर, और 12.5 रुपये का बस पास। इसीलिए JNU के लड़के ज़्यादातर IAS और PCS की कोचिंग में चले जाते हैं, बहुत सारे उसमें सेलेक्ट होते रहते हैं। JNU का रिकॉर्ड हमेशा बहुत अच्छा रहा। लेकिन इस दौर में तो JNU का रिकॉर्ड बहुत ख़राब आता जा रहा है। हम इस दौर से वाकिफ़ नहीं हूँ। हमको JNU छोड़े 36-37 साल हो गए। जनवरी 85 में हमें शायद डिग्री अवार्ड, मार्च 85 में डिग्री अवार्ड हो गई थी। तो आप लोगों ने हमारी बातें सुनी। 15 साल उधर। चाहते हैं कि आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको आगे भी सुझाव देते रहेंगे डॉक्टर साहब हमारे। आप जिस तरह कमेंट करेंगे वैसे आपको आगे सुझाव मिलेंगे। देखते रहिए हमारा शुक्रिया आपका, भारतीय तहरीर। आपने हमारी बात को हलक से निकली खलक को पहुँचाई है। हम आपके शुक्रगुजार हैं।